ये वीडियो प्रोजेक्ट एमिली के पार्ट 1 सेंसरी इंस्टॉलेशन का एपिसोड 2 होगा। अब तक हमारा एआई असिस्टेंट बस बोल सकता था। इस वीडियो के साथ हमारा एआई असिस्टेंट हम जो भी बोलेंगे उसको सुन भी पाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपनी गूगल ड्राइव की लिंक दे दी है। आप वहां जाके लिसनिंग फंक्शंस नाम की फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। वीएस कोड में खोलने के बाद ये प्रोग्राम आपको विजिबल हो जाएगा। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बात बता देता हूँ कि ये जो हमारा असिस्टेंट होगा ये मल्टी लैंग्वेज होगा। ये एक से ज्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। इवन अलग अलग लैंग्वेजेस के बीच ट्रांसलेशन भी कर पाएगा। लिसनिंग फंक्शन की इस फाइल में मैंने एपिसोड 1 के स्पीकिंग फंक्शंस की तरह ही 2 टाइप्स के लिसनिंग फंक्शंस बनाए हैं। पहला पार्ट होगा हमारा ओएस बेस्ड या विंडोज बेस्ड लिसनिंग फंक्शन बोल दो, जस्ट एज इन द केस ऑफ स्पीकिंग फंक्शंस। अगर आप याद करो तो मैंने आपको पार्ट 0 के इंट्रोडक्टरी वीडियो में एक बात बोली थी। हमारा एआई असिस्टेंट ऐसा नहीं है कि बस इंटरनेट काट दिया तो फिर बंद हो जाएगा यूट्यूब वीडियो की तरह। ये ऑफलाइन भी काम करेगा। हम ऑफलाइन मॉडल्स भी बनाएंगे हमारे एआई असिस्टेंट के लिए। तो हमारा एआई असिस्टेंट इंटरनेट इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा पॉसिबल करने के लिए हम टाइप 2 के लिसनिंग फंक्शन को वॉस मॉडल पर बना देंगे। अब ये वॉस मॉडल क्या होता है तो इसकी बात मैं वीडियो में लेटर स्टेज में करूंगा। अगर आप कोड पे ध्यान दे तो पिछली वीडियो की तरह ही हमने इस फाइल में भी सबसे टॉप पे कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करी है। लास्ट वीडियो के रिस्पॉन्स में कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि वीएस कोड उनके PyTT SX3 और सेलेनियम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इन पैकेजेस को आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये पहले से आपके सिस्टम में प्री डिफाइंड इंस्टॉल्ड होके नहीं आती है। इनको इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले विंडोज R दबा के अपना टर्मिनल खोलना होगा। इस सीरीज की फर्दर वीडियोस में जब भी हम कोई पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसी तरीके से कमांड लाइन में आकर एक सिंटैक्स को पेस्ट कर देना है जो कि होगा पिप इंस्टॉल पैकेज। बेसिकली पैकेज नहीं लिखा होगा, पैकेज के नाम पे पैकेज का नाम लिखा होगा। तो अगर मैं PyTT SX3 के पैकेज को इंस्टॉल करूं तो ये पैकेज मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए इसमें टाइम नहीं लगाया, लेकिन आपके सिस्टम में हो सकता है कि ये कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक का टाइम लगाए। एक चीज का आप ध्यान रखें कि ये जो पैकेजेस के नेम होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो फिर करेक्ट पैकेज का नाम पिप इंस्टॉल के सिंटैक्स के अंदर डालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको सेलेनियम पैकेज को भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो फिर हमको हमारी कमांड लाइन में वापस से पिप इंस्टॉल सेलेनियम लिखना होगा और इसको एंटर दबाने के बाद हमारा सेलेनियम का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा पैकेज है लेकिन मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है तो फिर इसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। इस वीडियो को 2 प्रकार के लोग देख रहे होंगे। पहले तो वो लोग जिन्होंने फ्रेशली पाइथन को डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल किया होगा, उन लोगों के लिए ये पैकेजेस तो अच्छे से इंस्टॉल हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पाइथन पहले से इंस्टॉल कर रखा होगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी इंस्टॉल कर लिया होगा, या फिर उनके पीसी में एक से ज्यादा पाइथन के एनवायरमेंट्स या वर्जन इंस्टॉल होंगे। ऐसे लोगों को एक प्रॉब्लम आ सकती है इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने में। तो बेसिकली होता यह है कि अगर आप अपने पाइथन के बेस फोल्डर को, जिसमें वर्चुअल एआई असिस्टेंट का सब फोल्डर है, उसको करेक्ट एनवायरमेंट में ना खोलो, इंटरप्रेटर सही से चूज ना करो, तो फिर जितने भी पैकेजेस होते हैं वो गलत एनवायरमेंट में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपको VS कोड के हेल्प सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको शो ऑल कमांड्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसे क्लिक कर लेना है। इसमें आपको पाइथन इंटरप्रेटर को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में 2 एनवायरमेंट्स हैं, एक पाइथन 3.10 और दूसरा पाइथन 3.9। मैं अपना ज्यादातर काम अभी पाइथन 3.9 में कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई दूसरा एनवायरमेंट चूज करता हूँ तो फोल्डर किस एनवायरमेंट में खुला है उसका ध्यान रखता हूँ। तो आप एक ही एनवायरमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। एनवायरमेंट की बात आ ही गई है तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको आपके पीसी में एनवायरमेंट ऐड करना भी सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लाइब्रेरीज खोल लेंगे जिसमें आपकी सिस्टम की सारी फाइल्स होती है। लाइब्रेरीज में आने के बाद आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। एक बार आपकी पीसी की एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज खुल जाए तो आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में चले जाएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आके आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक कर देंगे। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपको यहाँ ऊपर पाथ मिल जाएगा। हम पाथ को एडिट करेंगे। एडिट करने के ऑप्शन में आपको अपने पीसी में जितने भी एनवायरनमेंट्स होंगे वो दिख जाएंगे। तो अगर मेरे को कभी पाइथन 3.10 को एज अ प्राइमरी एनवायरनमेंट यूज करना हो तो मैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को मूव अप करवा दूंगा। पाइथन के बेस्ट एनवायरनमेंट को चूज करने के बाद मैं ओके दबा दूंगा। मैं यहाँ भी ओके दबा दूंगा और अप्लाई करके ओके दबा दूंगा। ऐसा मेरा एनवायरनमेंट अच्छे से चूज हो जाएगा। फिर मुझे पैकेज इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वापस कोड पे आते हैं। तो फिर कोड में हमने स्पीच रिकॉग्निशन की पैकेज को डाउनलोड कर रखा है। सबसे पहले ये स्पीच रिकॉग्निशन की पैकेज में एपीआई और इंजन सपोर्ट होता है जो कि मोस्टली ऑनलाइन होता है। कुछ सपोर्ट ये ऑफलाइन भी प्रोवाइड करते हैं जिसको एंथनी जैंग नाम के इंसान ने बनाया था। मैं कोड का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। दूसरी लाइन में हम गूगल की गूगल ट्रांस एपीआई से ट्रांसलेटर को इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि ट्रांसलेटर क्लास है। ये क्लास ट्रांसलेटर इंस्टेंस को इंप्लीमेंट करवाने में हमारी मदद करता है। ये जो गूगल ट्रांस एपीआई है ये टोटल
टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसलेशन प्रदान करते हैं, लेकिन लैंग्वेज कोड EN, CA और FR के लिए ये ट्रांसलेशन एक्सक्लूड कर देते हैं। CA मतलब कैनेडियन, FR मतलब फ्रेंच और EN जो कि इंग्लिश में एक्सक्लूड करने का मतलब ये है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये टेक्स्ट को डायरेक्टली रिटर्न कर देता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं बार बार ये कोड कोड क्या कर रहा हूँ। असल में जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज होती है गूगल में, उनके लिए एक यूनिक टेक्स्ट कोड होता है। हम इन्हीं का यूज करके ट्रांसलेशन का काम करेंगे। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ कि एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 के दोनों स्पीकिंग फंक्शन और लिसनिंग फंक्शन सेम ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। हर कैरेक्टर की कुछ वेव पैटर्न बनती है और हमारे इन लिसनिंग फंक्शन में हम इन्हीं प्री डिफाइंड वेव पैटर्न का यूज करते हैं, जैसा कि हम पहले स्पीकिंग फंक्शन में कर रहे थे एपिसोड 1 में। हमारी इनपुट आवाज की वेव पैटर्न जब किसी कैरेक्टर के वेव पैटर्न से मैच हो जाती है तो वो इनपुट पीच रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। कोड में आगे हम एक लिसन इंग्लिश नाम का लिसनिंग फंक्शन बना लेंगे और उसके नीचे कमांड नाम से स्पीच रिकॉग्निशन की क्लास को कॉल कर लेंगे। अब हम लोकल माइक्रोफोन को सोर्स बनाकर साउंड को रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश करेंगे। हम रिकॉग्निशन के पॉज थ्रेशोल्ड को 1 सेकंड सिलेक्ट कर लेंगे। पॉज थ्रेशोल्ड का मतलब दो सेंटेंसेस के बीच में कितना गैप होना चाहिए। अगर आपको 1.5 सेकंड का गैप चाहिए दो सेंटेंसेस के बीच, तो फिर आप 1.5 1 की जगह लिख सकते हो, लेकिन मैं 1 ही प्रीफर करता हूं। आप एनर्जी थ्रेशोल्ड को 300 सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली 300 के एनर्जी बैरियर के नीचे जितनी भी साउंड वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोफोन उनको रिजेक्ट कर देगा और बाकियों को एज एन इनपुट ले लेगा रिकॉग्निशन करने के लिए। प्रोग्रामिंग में ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर हम कभी भी कोई भी फंक्शन बनाए तो हम उसको इतना रोबस्ट बना दे कि वो कभी कोई एरर थ्रो ना करे। इस फंक्शन में ऐसा करने के लिए हम ट्राई का यूज करेंगे और अगर ट्राई फेल हो जाता है तो हम एक एक्सेप्शन रेज करवा देंगे, उसको प्रिंट भी करवा देंगे। इसके बाद हम यूजर को इनपुट क्वेरी वापस जनरेट करने के लिए बोलेंगे। अब ये क्वेरी क्या होती है? तो क्वेरी एक वेरिएबल है जिसको हमने कमांड डॉट रिकॉग्नाइज गूगल से सेट कर रखा है और ये जो रिकॉग्निशन होगा इसके लिए लैंग्वेज का कोड हमने ENIN चूज किया है, जिसका मतलब होता है बेसिकली इंडियन इंग्लिश। इस फंक्शन के एंड में जो क्वेरी हम जनरेट करेंगे उसको हम स्ट्रिंग में वापस से टाइप कास्ट करवा देंगे और उसको लोअर करके रिटर्न करवा देंगे। लोअर करके रिटर्न करवाने का मतलब ये है कि उस क्वेरी के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे हम उनको एक एक करके लोअर केस में कन्वर्ट करवा देंगे। इसके बाद हम एक लिसन हिंदी फंक्शन बनाएंगे। अगर आपको ये फंक्शन समझ में आ गया जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो लिसन हिंदी फंक्शन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली लिसन इंग्लिश कोड को कॉपी कर दिया, बस हमने लैंग्वेज को हिंदी सेट किया HI कोड की हेल्प से। मैं आपको इस फंक्शन के बारे में ये बताऊंगा कि जब रिकॉग्नाइज होकर ये फंक्शन क्वेरी को टर्मिनल में प्रिंट करवाएगा तो लैंग्वेज कोड HI की वजह से वो उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में प्रिंट करवाएगा। तो हमने लिसन इंग्लिश और लिसन हिंदी फंक्शन बना लिए। अब आप लोग होंगे कि ये तो अलग अलग रिकॉग्निशन है, लिसन इंग्लिश फंक्शन अपनी क्वेरी को रिकॉग्नाइज करता है और लिसन हिंदी फंक्शन अपने क्वेरी को रिकॉग्नाइज करता है। इसमें ट्रांसलेशन का क्या काम है? तो इस कोड में मैंने नीचे ही एक ट्रांसलेशन का फंक्शन बनाया है जिसको हमें एक स्ट्रिंग टेक्स्ट दे देते हैं और ट्रांसलेटर क्लास को कॉल करवा के किसी भी लाइन को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के उस रिजल्ट को डाटा वेरिएबल में सेव करके डेटा वेरिएबल को प्रिंट करवा देते हैं। हमने इसके बाद इस कोड में एक माइक्रोफोन कनेक्शन का फंक्शन बनाया है। इसमें हमने हमारे लिसन हिंदी फंक्शन को क्वेरी बनाकर ट्रांसलेट कर दिया है। इसी के साथ ही हमारा टाइप 1 का लिसनिंग फंक्शन का अध्याय ओवर होता है। अब हम अध्याय नंबर 2 लिसनिंग फंक्शन के वॉस्क मॉडल को यूज करने की बात करेंगे। तो जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया था, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वॉस्क मॉडल आखिर होता क्या है। तो वॉस्क एक्चुअली एक स्पीक रिकॉग्निशन की टूलकिट है। हम वॉस्क मॉडल की मदद से ऑफलाइन और रियल टाइम स्पीच रिकॉग्निशन करवा सकते हैं और ये सिर्फ पाइथन में ही नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट, जावा और C++ जैसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कंपैटिबल है। वॉस्क मॉडल के अंदर हमें प्री बिल्ट और ट्रेन ट्रांसक्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन और स्पॉटिंग का डेटा मिल जाता है जो कि हम कुछ डीप लर्निंग एल्गोरिदम से प्रोसेस करवा सकते हैं और अपने लिए एक पर्टिकुलर इनपुट से एक आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि आपको ये मॉडल मिलेगा कहां से? तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो गूगल ड्राइव की लिंक दी है, आपको उसमें चले जाना है और वहां पे आपको वर्चुअल AI असिस्टेंट के फोल्डर के अंदर चले जाना है। इस फोल्डर के अंदर आपको एक वॉस्क मॉडल नाम का फोल्डर मिलेगा और आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसको अपने बेस पाइथन फोल्डर के वॉइस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट के सब फोल्डर के अंदर सेव करना पड़ेगा। अब कोड पर वापस चले तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हमने इसी वॉस्क मॉडल से एक मॉडल और एक काल्दी रिकॉग्नाइजर नाम का टूलकिट इंपोर्ट करवाया था जिनका यूज हम अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल नाम के एक वेरिएबल में हमारे वॉस्क मॉडल को कॉल कर देंगे, जिसके लिए हमें वॉस्क मॉडल की फोल्डर लोकेशन का पता होना चाहिए, जो कि आपको वॉस्क मॉडल में राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ के ऑप्शन में मिल जाएगा। अब ये काल्दी रिकॉग्नाइजर होता क्या है? तो ये एक फ्री ओपन सोर्स डीप न्यूरल नेटवर्क का अकॉस्टिक मॉडल है जो कि स्पीच रिकॉग्निशन के काम आता है। अगली लाइन में हमने काल्दी रिकॉग्नाइजर को 16,000 की रेट पर कॉल किया है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने पाई ऑडियो को इंपोर्ट करवाया था जो कि हमारे ऑडियो पोर्ट्स को इनिशियलाइज करने के काम आता है। आप लोग जब कमांड लाइन यूज करके पाई ऑडियो को डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक एरर मिले। ये एरर आपको इसलिए मिल सकता है क्योंकि जो पाई ऑडियो होता है वो हमारे पोर्ट को इनिशियलाइज करता है और ये काम करने के लिए वो हमारे पीसी सिस्टम से कुछ बिल्ड टूल्स और कुछ फाइल्स का यूज करता है। ऐसा हो सकता है कि ये
टूल्स कुछ लोगों के पीसी में एब्सेंट हो, तो इसके लिए मैंने आपको पाई ऑडियो की विंडोज 32 बिट और विंडोज 62 बिट की पाइथन 3.10 वाली वर्जन की व्हील फाइल्स दे दी है। अभी शायद से पाइथन 3.11 चल रहा है, लेकिन इन दोनों व्हील फाइल से आपका काम चल जाना चाहिए। आप अपने पीसी के अकॉर्डिंग इन व्हील फाइल्स को डाउनलोड करें। अगर ये व्हील फाइल्स किसी के सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो फिर आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि पाइथन अनऑफिशियल बाइनरीज, और वहां पे आप पाई ऑडियो की अनऑफिशियल बाइनरी के अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कंपैटिबल वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद बाइनरी की ये व्हील फाइल आपके डाउनलोड सेक्शन में आ जाएंगी। डाउनलोड फोल्डर में आपको इस व्हील फाइल का कंप्लीट नाम कॉपी करना है और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो की जगह कंप्लीट व्हील फाइल का नाम रख देना है। फिर आपके लिए ये बाइनरीज इंस्टॉल हो जाएंगी। इसके बाद हम एक चैनल बनाकर माइक्रोफोन को ओपन करेंगे पेड 16 फॉर्मेट में 16,000 की रेट पे 8,000 की फ्रेम बफर पे, और एक इनपुट देके इस फंक्शन को कॉल कर देंगे और माइक्रोफोन सेटअप करने के बाद स्ट्रीम को स्टार्ट कर देंगे। इसकी अगली लाइन में मैंने ये लिखा है कि अगर इनपुट का वेव फॉर्म मैच हो जाता है किसी प्री डिफाइंड वेव फॉर्म से, तो ये इनपुट को डेटा सेट के उस कैरेक्टर से असाइन करके रिकॉग्नाइज कर देगा और उस कैरेक्टर को स्टोर करके प्रिंट कर देगा। अब मान लो कि हम अपने एआई असिस्टेंट को यूज कर रहे हैं, हमारा जो माइक्रोफोन होगा वो 2400 घंटे टास्क सुनने के लिए कान की तरह खड़े होगा। हर वक्त कोई ना कोई वेव फ्रंट हमारे माइक्रोफोन के अंदर एंट्री लेता रहेगा और रिकॉग्निशन का काम भी बैकग्राउंड में चालू होगा। अब जब लो या जीरो साउंड का वेव फ्रंट माइक्रोफोन के अंदर जाएगा तो रिकॉग्निशन में नल वैल्यूज बार बार रिफ्लेक्ट होंगी, जो कि फालतू में ही टर्मिनल के ऊपर प्रिंट होगा, जिसमें कि मजा नहीं आएगा। इसलिए हम अगली लाइन में ये कहते हैं कि अगर लेंथ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इनपुट 0 से ज्यादा है तो वो इनपुट प्रिंट होगा, वरना हम अपनी इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। इसके साथ हमारा ये एपिसोड और इस सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। हमने एपिसोड 1 में 2 टाइप्स के स्पीकिंग फंक्शंस बनाए, जो कि हैं ओएस बेस्ड और ब्राउजर बेस्ड। एपिसोड 2 में हमने 2 टाइप्स के लिसनिंग फंक्शन बनाए, जो कि है ओएस बेस्ड और वॉस्क मॉडल बेस्ड। इन सभी फंक्शंस के जितने भी आउटपुट होंगे उनको हम टर्मिनल से एक्सेस कर सकते हैं। इस सीरीज की नेक्स्ट पार्ट में हम अपने एमिली के लिए एक एआई ब्रेन बनाएंगे। तब तक एमिली अलग से बस बोल और सुन पाएगी। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब सीधा पार्ट 2 में।